हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक और नया टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। प्रीवियस सेशंस में हम अब तक बात करते आ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, और अभी तक हमने एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अच्छे से समझ लिया है, प्लस इनके जो रिस्पेक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो एग्जैक्टली हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अब बारी आती है फाइनली एंडोक्राइन सिस्टम के कॉन्सेप्ट को फिनिश करने की, और इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम इस कॉन्सेप्ट का एक आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो लास्ट टॉपिक होगा फीडबैक मैकेनिज्म। आज मैं आपको समझाऊंगी फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन पिछले कुछ लेक्चर्स से हार्मोन्स के ऊपर बात करते ही आ रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी हार्मोन्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज तो है ही, लेकिन देखो बेटा है क्या कि हार्मोन्स के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी होते हैं, तो वो फीचर्स भी मैं आपको आज के ही इस लेक्चर में कवर करवा दूंगी। यानी कि ये दो चीज़ें हमें आज के इस लेक्चर में कवर करनी है। तो बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर, और फिर उसके बाद में हार्मोन्स के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करते हुए समझ लेंगे। ओके, चलो आ जाओ फिर फटाफट से आज के सेशन की कहानी को हम शुरू करते हैं फीडबैक मैकेनिज्म के साथ। सबसे पहले फीडबैक मैकेनिज्म जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसके बाद में हार्मोन्स के ऊपर भी अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसा है कि इस कॉन्सेप्ट की जो शुरुआत है, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो अपन ने पढ़ना शुरू किया था कुछ लेक्चर्स पहले, तो अपन ने शुरुआत कहाँ से करी थी? हाइपोथैलेमस के साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, है ना। हमने देखा था कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। टू बी मोर स्पेसिफिक, हाइपोथैलेमस किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है, भाई पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है उससे तो हाइपोथैलेमस को प्यार होता है ना, बचा कौन सा? एंटीरियर लोब। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब होता है उसको किस तरीके से वो कंट्रोल करता है, बिल्कुल ही उंगलियों पे नचाता है। और अगर अपन डिटेल में बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एग्जैक्टली कौन से हार्मोन्स सेक्रीट होने चाहिए या कौन से हार्मोन्स के सेक्रीशन को रुक जाना चाहिए, इनहिबिट हो जाना चाहिए, बेटा ये सब चीजें कौन डिसाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। टू बी मोर स्पेसिफिक, हाइपोथैलेमस के, बेटा मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं, भाई हाइपोथैलेमस भी तो क्या करता है? हार्मोन्स निकालता है ना, सेक्रीट करता है। तो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को। किस तरीके से? कि भाई एंटीरियर लोब से एग्जैक्टली कौन से हार्मोन्स का सेक्रीशन होना है या कौन से हार्मोन के सेक्रीशन को रुक जाना है, इनहिबिट हो जाना है, ये पूरा बेटा कौन देखने वाला होता है, कौन कंट्रोल करने वाला होता है? तो हाइपोथैलेमस के खुद के हार्मोन्स। आई बात समझ में? अपन ने ये भी पढ़ा है कि जो हाइपोथैलेमस होता है बेटा वो दो तरह के हार्मोन्स सेक्रीट करता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। मैं काम करती हूँ, एक एग्जांपल से तुमको ये चीज़ रिमाइंड करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। देखो ये है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब यहां से आता है बेटा एक हार्मोन जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये RH का मतलब क्या है? किसी का नाम लिखा है क्या? नहीं, RH का मतलब है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से क्या आया? हाइपोथैलेमस से बेटा आया है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। आ तो गया, पर ये जाएगा कहाँ? कहीं ना कहीं तो इसको पहुंचना है ना। तो बेटा ये पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी जैसे कि अपन ने देखा है कि दो लोब्स होते हैं। कौन से लोब के पास?
एंटीरियर लोब के पास, ठीक है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको तो इससे प्यार होता है ना, हाइपोथैलेमस को उससे प्यार होता है, तो उसके ऊपर तो बिल्कुल जो है ये एकदम मेहरबान हुआ रहता है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है, कहने को वो लोब किसका है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, लेकिन निहायत ही बेटा क्या बोलेंगे नालायक टाइप का लोब होता है, कहने को एक बहुत ही मेजर ग्लैंड का लोब है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं करता। कोई काम ना करने का मतलब क्या है बेटा, क्या अपने घर का झाड़ू पोछा नहीं करेगा क्या, नहीं, काम करने का मतलब यह है कि कोई हार्मोन नहीं बनाता है। आप बोलोगे कि मैम फिर हमने कहीं पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है वहां से दो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच भी बोलते हैं। तो मैम वो क्या था, अरे बेटा वही तो तुमको मैं समझा रही हूँ, पढ़ा भी चुकी हूँ मैं, कि हाइपोथैलेमस कायदे से क्या करता है, वो दोनों हार्मोन्स बनाता है, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, और बना करके देता है किसको, पोस्टीरियर लोब को। पोस्टीरियर लोब सिर्फ उन दोनों हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है, ताकि किसी को शक ना हो कि यार कैसा है ये लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई काम नहीं करता। तो देखा जाए तो बनाया किसने है उन दोनों हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमस ने। और क्योंकि हाइपोथैलेमस को प्यार है पोस्टीरियर लोब से, तो वो बोलता है कि ले यार तू इसको रख ले, ठीक है, और जब बॉडी में जरूरत होगी तो तू ही क्या करना, इसको रिलीज कर देना, ताकि चार लोगों को शक ना हो कि यार ये कैसा लोब है, ग्लैंड का लोब होते हुए कोई काम नहीं कर रहा, एकदम निठल्ला और निकम्मा टाइप का, ऐसा ना हो, ऐसा तुम्हारे बारे में कोई ना सोचे, इसलिए, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस बना करके वो दोनों ही हार्मोन्स दे देता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब को, ठीक है, और जब रिलीज करने का टाइम आता है तो वहीं से क्या होता है, वो दोनों हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। तो लोगों को लगता है कि उसने निकाला है, जबकि बेटा वो सिर्फ रिलीज करने का काम करता है, बनाया किसने होता है, हाइपोथैलेमस ने, ठीक है। बाकी ये जो है एंटीरियर लोब, इससे तो बेटा हाइपोथैलेमस को सख्त नफरत होती है, ठीक है, बिल्कुल उंगलियों पे जो है ये नचाता है एंटीरियर लोब को। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आया कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, जाएगा कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में, और जैसे ही बेटा एंटीरियर लोब के पास ये वाला हार्मोन पहुंचा, एंटीरियर लोब तुरंत समझ जाएगा कि ओ माय गॉड, साहब चाहते हैं, मतलब कि हाइपोथैलेमस चाहता है कि मैं क्या करूं, जो मैंने ग्रोथ हार्मोन बना करके रखा है उसका सेक्रीशन मैं शुरू कर दूं। आई बात समझ में बेटा, एंटीरियर लोब जो होता है ना इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये बहुत सारे हार्मोन्स बना करके बैठा होता है, बट इसकी मजबूरी ये है कि इसको अपना कौन सा हार्मोन सेक्रीट करना है और कौन से हार्मोन की सेक्रीशन को रोक देना है, बेटा ये खुद डिसाइड नहीं कर पाता, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसका चलता है, हाइपोथैलेमस का। तो जैसे ही ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इसके पास आया, ये समझ जाता है कि भाई साहब चाहते हैं, हाइपोथैलेमस चाहते हैं कि मैं क्या करूं, अपने आप में से ग्रोथ हार्मोन का जो सेक्रीशन है वो शुरू कर दूं। तो अब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से बेटा, एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन शुरू हो जाएगा, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये हार्मोन कहाँ जाएगा, ये हार्मोन जाएगा बेटा ब्लड में। जाहिर सी बात है ना, अपन पढ़ चुके हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, उनके पास ऐसा कोई डक्ट्स नहीं होते हैं, तो वो अपने सेक्रीशंस को कहाँ डाल देती हैं, डायरेक्टली ब्लड में डाल देती हैं। तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा ब्लड में, ठीक है, और ब्लड से जो भी उसकी टारगेट साइट वगैरह है वहां तक वो पहुंच जाएगा। बेसिकली बेटा ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या करेगा, जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो वो कितना छोटा सा होता है ना, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है उसकी उम्र आगे बढ़ती है, बॉडी की बेटा आपको फिजिकल जो ग्रोथ है वो बहुत ही क्लियरली विजिबल होने लग जाती है, कि अगर आप एक न्यू बॉर्न बेबी को देखो तो वो बिल्कुल इतना सा होगा, 2 महीने बाद जाकर के देखोगे तो वो थोड़ा अच्छा बच्चा हो जाएगा, मतलब अच्छा बच्चा मतलब गुड बॉय नहीं है, थोड़ा सा ग्रो कर जाएगा, इतना ग्रो कर जाएगा कि आप उसको नॉर्मली बिना डरे जो है अपनी गोदी में ले सकते हो, उसको खिला सकते हो, है ना, क्योंकि एकदम जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना बेटा, उनको तो हाथ लेने में मुझे तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रोल होकर के नीचे लुढ़क ही जाए, है ना। लेकिन हाँ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, उनकी उम्र आगे बढ़ेगी, बॉडी की जो फिजिकल ग्रोथ है प्लस जो मेंटल ग्रोथ है ना, वो आपको होते हुए दिखेगी। जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो अपने पिताजी को, अपने घर वालों को नहीं पहचानता, वो अपनी माँ को पहचानता है ना, मतलब माँ के भी टच को पहचानता है, एज सच वो किसी को फेस जो है ना ऐसा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि जैसे ही पैदा हुआ बोले ओ तेरी ये तो पापा हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है।
धीरे 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 क्या होता है बेटा, उसका डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना सीखता है। पंखा चलेगा तो उसको देखेगा, लाइट जलेगी तो उसको देखेगा, लाइक दैट, ठीक है। तो बॉडी की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है बेटा, जो ग्रोथ है वो समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ होती जाती है, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल इतना सा होता है, कुछ सालों बाद आप देखोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसकी हड्डियाँ बढ़ती हैं, मसल्स जो होती हैं, मांसपेशियाँ जिसको अपन बोलते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं बॉडी में उसकी ग्रोथ होती है। तो बेटा जितनी भी ये बॉडी में फिजिकल ग्रोथ हो रही है, कि हाइट बढ़ रही है, मसल्स डेवलप हो रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ हो रही है, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये ब्लड में आएगा और बेसिकली बॉडी की फिजिकल ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है बॉडी की, हाइट बढ़ रही है, मसल्स डेवलप हो रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यूज ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा मुझे आप एक बात बताओ, क्या जिंदगी भर ये ग्रोथ हार्मोन ऐसे ही मतलब निकलना चाहिए क्या? जैसे अगर आपने उसका पेड़ देखा हो, यूकेलिप्टस का गार्डन वगैरह में लगे रहते हैं, ठीक है। कितना लंबा होता है यूकेलिप्टस का पेड़, कि जब लेके आते तो इतना सा था, धीरे 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 करके बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हमारी हाइट के ऊपर चला गया, घर के भी ऊपर चला गया, ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। तो बेटा इमेजिन करो कि अगर कोई एक इंसान आपके सामने ऐसा है जो बिल्कुल ही यूकेलिप्टस की हाइट का हो, पॉसिबल नहीं है, मतलब एक सिचुएशन जो है इमेजिन करके देखो कि एक इंसान आपके सामने है और वो उस इतना मतलब ऊंचा है, इतना लंबा है कि उसका आपको मुंह ही नहीं दिख रहा। जैसे एक मूवी नहीं आई थी, कौन सी मूवी थी वो, अक्षय कुमार की, एक ब्लैक कलर के कुर्ते पजामे में एक विलन आता है, उसका मुंह ही नहीं दिखता, क्यों? इतना लंबा होता है, ठीक है। तो अगर आपके सामने एक ऐसा इंसान है तो आप उससे क्या पूछोगे कि यार तुम्हें क्या हुआ है? तो वो बोलेगा कि यार मेरे बॉडी में ना ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ था। तो आप बोलोगे कि यार वो तो सभी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, तभी तो हम इतने से इतने बड़े हो जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? वो इंसान बोलेगा कि हाँ मुझे पता है कि सभी की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, बट मेरी बॉडी में यार वो सेक्रेशन रुका ही नहीं, वो होता गया होता गया होता गया। तो बॉडी की आप बोल सकते हो कि जो बॉडी है वो अब नॉर्मली उसकी फिजिकल ग्रोथ होती गई, लंबी लंबी हड्डियां हो रही हैं, मसल्स खूब ज्यादा डेवलप हो रही हैं, कनेक्टिव टिश्यू की ग्रोथ हुए जा रही है, हो ही जा रही है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का जो सेक्रेशन है बेटा वो रुक ही नहीं रहा है, वो होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और हड्डियां भी बढ़ बढ़ के परेशान है कि यार ये हो क्या रहा है? ग्रोथ हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो रुक क्यों नहीं रहा है, वो मतलब इनहिबिट क्यों नहीं हो रहा है, वो स्लो डाउन क्यों नहीं हो रहा है, ये चल क्या रहा है? तो वो आपसे लंबा चौड़ा इंसान बोलेगा कि यार मेरे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन निकलना शुरू हुआ ना भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो उसका जो सेक्रेशन शुरू हुआ वो रुका ही नहीं, सेक्रेशन जो है वो रुका ही नहीं, वो हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, जिसके कारण मेरी बॉडी की अब नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गई है। अब नॉर्मल क्यों बोल रही हूं? क्योंकि नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। जितना बॉडी को फिजिकली ग्रो एंड डेवलप होना था उतना होने के बाद में उसका सेक्रेशन रुक जाना चाहिए, आइडियली यही होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर वो अब नॉर्मल कंडीशन बन जाती है। भाई हमारे लिए तो कुछ भी अगर नॉर्मल से हट के हुआ तो उसको हम अब नॉर्मली बोलेंगे ना। तो बॉडी की क्या हो गई बेटा, अब नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ हो गई, जाइजेंटिज्म उसको अपन बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा, हर कोई जायंट इंसान नहीं बन सकता। मैंने क्या बोला, नॉर्मली आइडियली इसके सेक्रेशन को रुक जाना चाहिए। तो रोकने के लिए क्या होता है, रोकने के लिए फिर हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन आता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। हार्मोन की जरा स्पेलिंग देख लो मैंने क्या लिख दी है, ठीक है। आईबी मतलब, अरे आईबी नहीं, आईएच का मतलब क्या है, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन आता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। कहाँ आएगा? ये आएगा अगेन वही पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में। जैसे ही एंटीरियर लोब के पास बेटा ये हार्मोन आता है, एंटीरियर लोब तुरंत समझ जाता है कि यार अब साहब चाहते हैं, हाइपोथैलेमस चाहते हैं कि हम ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को रोक दें। तो अब क्या होगा? अब होगा ये बेटा कि जैसे यहाँ आएगा, इनहिबिट का मतलब ये होता है रोकना, ठीक है। तो जैसे ही इनहिबिटिंग हार्मोन आएगा इसके पास, ये क्या करेगा, एंटीरियर लोब ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। यानी कि अब बॉडी में और ग्रोथ हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो नहीं होगा, या काफी हद तक आप ये समझ लो कि स्लो डाउन हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि रुक ही जाएगा, ताकि बॉडी की अब नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ ना हो पाए, जाइजेंटिज्म ना हो जाए इंसान को, सारे इंसानों को। आई बात समझ में?
तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी कि देखो किस तरीके से हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एग्जैक्टली कौन सा हार्मोन का सेक्रीशन होना है या कौन से हार्मोन के सेक्रीशन के को रुक जाना है, इनहिबिट हो जाना है, ये सब कुछ पूरा कौन डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस, और उसके जो रिस्पेक्टिव हार्मोन्स होते हैं बेटा वही डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आएगा कि मैम क्या हाइपोथैलेमस, अच्छा एक और चीज और सुन लो, ये शायद तुमको मैंने कहीं मैं बताना स्किप कर गई हूँ बेटा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना इसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? देखो हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया, लेकिन अब क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, उनको कौन कंट्रोल करेगा, कौन रेगुलेट करेगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। अब वो तो अंदर की बात है, अंदर की बात है, हमको पता है कि किस तरीके से जो है ना पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। लेकिन अगर दूसरे मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की नजरों में हम देखें तो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या मानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या है, उनकी मास्टर ग्लैंड है। क्योंकि जब ये हार्मोन यहाँ से, ठीक है, जब ये जो है ना हार्मोन यहाँ से निकालेगी, अरे पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है ना, जब यहाँ से हार्मोन्स निकलेंगे वही हार्मोन्स क्या करेंगे, दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको जाकर के स्टिमुलेट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एंटीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जब यहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं ना बेटा, तो वही हार्मोन्स क्या करते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाकर के स्टिमुलेट करते हैं। मैं एग्जांपल बताऊं, मान लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकला है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अरे यहीं से निकलता है ना, एंटीरियर लोब से निकलता है ACTH। वो हार्मोन कहाँ जाएगा, वो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स रीजन पर, और कॉर्टेक्स रीजन को जाकर के स्टिमुलेट करेगा, और तभी कॉर्टेक्स रीजन से जो है बेटा वो ढेर सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जिनको कि अपन 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। याद आया? यहां से निकलता है एक और हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंटीरियर लोब से निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जाकर के क्या करेगा, अपनी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भैया तुम लोग क्या कर रहे हो, T3 T4 हार्मोन्स बनाओ ना, थायराइड हार्मोन्स बनाओ ना। तो दूसरे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बेटा, उनकी नजरों में तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही क्या है, उनका भगवान है, मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि यहां से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वही दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाकर के स्टिमुलेट करते हैं कि भैया तुम लोग भी क्या करो, अपने अपने हार्मोन्स निकालने शुरू करो। आई बात समझ में? लेकिन वो तो अंदर की बात है, हमें पता है कि इसको कौन कंट्रोल करता है, खुद हाइपोथैलेमस। लेकिन फिर भी मास्टर ग्लैंड तो बेटा अपन पिट्यूटरी ग्लैंड को ही बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब अगले उस पर बात करते हैं। आप बोलोगे कि मैम क्या सारे ही जो मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है? ऐसा नहीं है। याद करो बेटा, अपन ने बात करी थी किसकी, पेनक्रियास की। पेनक्रियास से 2 हार्मोन्स आते हैं। अरे पेनक्रियास से बेटा 2 हार्मोन्स आते हैं, एक होता है इंसुलिन और एक होता है वो ग्लूकागॉन। क्या मैंने आपको हाइपोथैलेमस से कोई ऐसा हार्मोन बनाया, मतलब ऐसा हार्मोन बताया हाइपोथैलेमस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर आकर के काम करे, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करे, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ना पेनक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए कोई हार्मोन भेजे? जरूरी नहीं है बेटा कि बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं सबको जो है यही दोनों मिलकर के अपनी उंगलियों पे नचाए। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं कि भैया हम तो आत्मनिर्भर हैं, हम में इतनी अकल है कि हमें कब कौन से अपने हार्मोन का सेक्रेशन शुरू करना है, कब कौन से हार्मोन के सेक्रेशन को रोक देना है। ज़्यादा सिग्नल देने की, ज़्यादा यहाँ से जो है ना मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अपना दिमाग है। तो पेनक्रियास का बेटा केस एक ऐसा है, ठीक है, जहाँ पर वो बोलती है पेनक्रियास कि भाई मेरे को पता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो मैं अपने आप से क्या करूँगी, इंसुलिन हार्मोन को भेजूंगी। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, वो जो ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज आया ना उसको ठिकाने लगाएगा, बॉडी सेल्स को जाकर के देगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर करवाएगा, ठीक है, एडिपोसाइट्स में जो है ना जाकर के फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि जब बॉडी में ग्लूकोज का, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मोर देन नॉर्मल होगा तो पेनक्रियाज अपने आप बिना किसी के कहने पर वहां से क्या करेगा, ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन को जो है ना भेज देगा।
लेकिन बेटा जिंदगी भर तो पूरे टाइम तो इंसुलिन हार्मोन मतलब एक जैसा तो सेक्रेट नहीं होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो उस केस में पैंक्रियाज बोलती है कि भैया मेरे पास दिमाग है, मेरे पास दिमाग है, अब मुझे पता है कि ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल से भी कम हो गया है, तो इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो निकालेगी ग्लूकागॉन हार्मोन। वो हार्मोन क्या करेगा, किसी ना किसी तरीके से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा करके नॉर्मल लेकर आने की कोशिश करेगा। तो पैंक्रियाज बोलती है कि भैया मेरे को है ना ज्यादा तुम लोग कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद का दिमाग है, मैं अपने आप से अपने हार्मोन के सेक्रेशन को रोक सकती हूँ, ठीक है ना, रोक सकती हूँ। और मतलब मैं अपने दिमाग से क्या कर सकती हूँ, अपने हार्मोन्स के सेक्रेशन को स्टार्ट कर सकती हूँ और रोक भी सकती हूँ। जैसे कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, जैसे कि हमने चॉकलेट खा ली, ये खा लिया, वो खा लिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बढ़ गया, तो पैंक्रियाज को समझ में आ गया, सिग्नल मिल गया कि ठीक है हमें क्या करना है, अब इंसुलिन हार्मोन निकालना है। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा बेटा, है देखो यहाँ पे मैं बना के बताती हूँ तुमको। जैसे कि ये पैंक्रियाज है, ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है, ठीक है, तो यहां से आएगा कौन, इंसुलिन हार्मोन। ये पैंक्रियाज है बेटा, ठीक है, ये आएगा इंसुलिन हार्मोन और ये क्या करेगा, किसी भी तरीके से ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम चलो ठीक है, यहाँ से इंसुलिन आ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाए, है ना। लेकिन मैम अगर तो ये हार्मोन का सेक्रेशन नहीं रुका, अगर तो ये हार्मोन का सेक्रेशन नहीं रुका तो क्या होगा, ये तो अपना काम करता ही रहेगा, मतलब कि ये ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। मैम हमको तो नॉर्मल लेकर के आना था ना, अगर ये रुका नहीं तो फिर तो ये ग्लूकोज के लेवल को इतना कम कर देगा, इतना कम कर देगा कि मतलब नॉर्मल से भी कम हो जाएगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल। फिर क्या होगा, ऐसे तो इंसान पगला जाएगा कि पहले बढ़ गया था, हार्मोन निकला तो कम हो गया, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ा था ब्लड में तो इंसान चक्कर खा के गिर गया था, अब इसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है नॉर्मल से कम हो गया है तो दोबारा वो चक्कर खा करके गिर गया। मतलब कि इंसान चक्कर ही चक्कर खा के गिर जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पैंक्रियाज क्या बोलती है कि भैया मेरे पास दिमाग है, मुझे हाइपोथैलेमस, मुझे पिट्यूटरी ग्लैंड की जरूरत नहीं है, मैं अपना दिमाग खुद इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैसे, पैंक्रियाज बोलेगी कि भाई जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाएगा कम होते होते, और जैसा और मतलब नॉर्मल हो जाएगा, मैं अपने आप क्या करूंगी, इस इंसुलिन हार्मोन के सेक्रीशन को इनहिबिट कर दूंगी, रोक दूंगी। पैंक्रियाज बोलती है कि भैया जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तब मैं निकालूंगी इंसुलिन को, जैसे ही कम होकर के नॉर्मल हो जाएगा, और अगर नॉर्मल से भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा ना तो मैं अपने आप इंसुलिन के सेक्रीशन को रोक दूंगी। आई बात समझ में, इससे हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव फीडबैक, इसे अपन बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब आप बोलोगे कि मैम ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, बेटा ये पूरी जो तुमको स्टोरी में इतनी देर से सुना रही हूँ ना, वो क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि मैं तुमको फीडबैक मैकेनिज्म समझाना चाहती हूँ। देखो फीडबैक का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, ठीक है, कि अब फीडबैक भी दो तरह के होते हैं। जैसे कि सपोज तुम एक डांस परफॉर्मेंस देखने गए हो, ठीक है, डांसर तुम्हारे सामने डांस कर रहा है, अब डांस करने के बाद वो तुम्हारे पास आया तुम्हारा फीडबैक लेने के लिए, तो तुम उसको दो तरह के फीडबैक दे सकते हो। अगर तो तुमने उसको फीडबैक दिया कि यार देखो तुमने बहुत ही गंदा डांस किया है, तुमने बहुत ही भद्दा डांस किया है, इतना गंदा डांस किया है कि मैं पूरा देख ही नहीं पाया, आंखें जो है मेरी अंधी हो गई हैं, मेरा सर चकरा गया है, मैं बेहोश हो गया। तो अगर तुम इस तरह का फीडबैक दोगे तो क्या होगा, इस तरह की बातें सुन करके वो जो डांसर है बेटा वो अब जिंदगी में कभी भी डांस नहीं कर पाएगा। मतलब वो बोलेगा कि यार मैंने अगर इतना गंदा डांस किया है तो आज के बाद मैं कभी भी डांस नहीं करूंगा। मतलब उसने अपना जो डांस है वो रोक दिया। इसका मतलब जो तुमने फीडबैक दिया वो क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, है कि नहीं भाई, तुम्हारे फीडबैक से अल्टीमेटली वो रुक गया ना डांस करते करते, तो नेगेटिव फीडबैक हुआ। वहीं अगर तुम उसके डांस परफॉर्मेंस के ही दौरान खड़े होकर के ताली बजाने लग जाते, वहीं से जो है तारीफ करने लग जाते कि वाह क्या परफॉर्मेंस है, मजे आ गई, तो क्या होता, एक प्रोत्साहन मिलता ना डांसर को,
डांसर को भी लगता है कि हाँ मेरा डांस सामने वाले को पसंद आ रहा है, मतलब कि तुम्हारा फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक कहलाता, और इतना पॉजिटिव कहलाता कि अगर वो डांसर 1 घंटा परफॉर्म करने वाला था ना बेटा, तो तुम्हारे पॉजिटिव फीडबैक से वो 2 घंटे और नाच लेता। क्यों? क्योंकि तुमको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। तो फीडबैक कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। वैसे ही बेटा हमारी बॉडी में भी हॉर्मोन्स के उसमें ना फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। आप बोलोगे कि मैम नेगेटिव पॉजिटिव वैसे तो समझ में आ गया, लेकिन यहां समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा था, नॉट बॉडी, वेरी सॉरी, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा था, तो इंसुलिन हार्मोन आ गया एक्शन परफॉर्म करने के लिए। लेकिन फिर जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होकर के नॉर्मल हो गया, मैं तो कहती हूँ नॉर्मल से थोड़ा बहुत क्या हुआ बेटा, कम ही हो गया, तो फिर सिग्नल मिला किसको? पैंक्रियास को, कि भैया बस करो और मत निकालो इंसुलिन। यानी कि फीडबैक जो मिला इंसुलिन को, उस फीडबैक से करा, सॉरी इंसुलिन को नहीं, फीडबैक जो मिला पैंक्रियास को, उस फीडबैक से हुआ क्या? पैंक्रियास ने इंसुलिन का जो सेक्रीशन था उसको रोक दिया। बेटा अगर तुम्हारे फीडबैक से कोई अपनी परफॉर्मेंस रोक दे, बंद कर दे, घर चला जाए, तो वो नेगेटिव फीडबैक कहलाया ना। यहां पर भी तो वही हुआ कि जहां ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हुआ, नॉर्मल से भी कम हुआ, मैसेज भेजा गया पैंक्रियास को कि ए भैया दादा बस करो, और इंसुलिन निकालोगे तो लेवल जो है ब्लड में ग्लूकोज का नॉर्मल से भी बहुत कम हो जाएगा, शुगर बहुत कम हो जाएगी, इंसान चक्कर खा के गिर जाएगा। तो उस सिग्नल से क्या हुआ, उस फीडबैक से क्या हुआ, पैंक्रियास ने इंसुलिन का सेक्रीशन रोक दिया, बंद कर दिया। तो अगर जब बंद कर देंगे बेटा सेक्रीशन, तो उस फीडबैक को क्या बोलेंगे? नेगेटिव फीडबैक ही तो बोलेंगे ना। एक और एग्जांपल देती हूं, हाइपोथैलेमस से आया एक हार्मोन TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहां आया? एंटीरियर लोब के पास, एंटीरियर लोब के पास। यहां से क्या रिलीज हुआ? TSH। अरे तुम मिट क्यों गए? हाँ, TSH कहां गया? थायराइड ग्लैंड के पास गया, स्टिमुलेट किया ग्लैंड को, ताकि यहां से क्या निकले? थायराइड हार्मोन्स निकले, थायराइड हार्मोन्स निकले, मतलब वही T3 T4 कैल्सिटोनिन वगैरह वो सब निकले। ठीक है, तो ये पूरा आपको तरीका पता है। ठीक है, अब हमको पता है कि हाँ भाई हमारी बॉडी के लिए T3 T4 हार्मोन्स जरूरी है। लेकिन बेटा इसका मतलब ये तो नहीं है कि बस वो निकलते जा रहे हैं। अरे कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप होना जरूरी है ना, लगना जरूरी है। देखो ऐसा है बेटा कि जो T3 T4 हार्मोन्स होते हैं ना, वो किसी की बदतमीजी ज़रा बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, जिसको आपकी NCERT थायरोक्सिन बोलती है, स्पेसिफिकली देखा जाए बेटा तो T3 को बोला जाता है थायरोक्सिन। लेकिन आपकी NCERT बुक बोलती है कि नहीं, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उसको तो हम थायरोक्सिन ही बोलेंगे। पर ठीक है, अंदर की बात मैंने आपको बता दी है, अब बाकी जो आपकी NCERT बोले वो तो आपको अभी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं T3 T4 है ना, ये हार्मोन्स बेटा किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करते हैं। एज इन जब तक इनको लग रहा है कि हाँ भाई बॉडी में इनकी इतनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, तब तक तो ये निकलेंगे। जहां इनको लगेगा कि यार अब हमारा ओवर सेक्रीशन हो रहा है, ये जा करके अपने ही ग्लैंड को बोलेंगे कि ए बस कर पगले, कितना सेक्रीट करेगा यार, अब हमारा लेवल बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, बस करो। तो थायराइड ग्लैंड बोलती कि भैया मेरा दोष नहीं है, मुझे जो हार्मोन आकर के स्टिमुलेट कर रहा है ना, ये TSH, इसको बोलो ना। तो ये T3 T4 जाते हैं किसके पास? TSH के पास, कि भैया TSH बस करो यार, क्यों जो है ना तुम इस ग्लैंड को आकर के इतना स्टिमुलेट कर रहे हो कि ये हमारा सेक्रेशन किए जा रहा है, बस करो यार। तो TSH बोलता है कि मुझसे मत बोलो, मैं तो क्या हूँ, मैं तो मैसेंजर हूँ, मुझे जो बना रहा है, भेज रहा है एंटीरियर लोब, तुम उसको जाकर के बोलो कि वो मेरा सेक्रेशन को रोक दे, तो मैं रुक जाऊंगा, फर्दर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करूंगा। फिर इसके बाद में क्या होता है, यही T3 T4 हार्मोन्स कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं एंटीरियर लोब के पास। भाई TSH ने तो जवाब दे दिया कि मुझसे मत बोलो, मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूँ, तुम्हें मना करना तो तुम एंटीरियर लोब को जाके करो जो मुझे सेक्रीट कर रहा है।
तो ये गए इंटीरियर लोब के पास कि ए पगले बस कर यार, रुलाएगा क्या यार, बंद करो टीएसएच का सेक्रीशन ताकि थायराइड ग्लैंड का ज्यादा स्टिमुलेशन ना हो। वरना क्या हो रहा है, हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में बढ़ रहा है, बेवजह बढ़ रहा है, बस करो। तो एंटीरियर लोब तो तुमको पता ही है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो बोलेगा कि मुझे माफ करो, साहब के पास से मैसेज आ रहा है कि मुझे टीएसएच हार्मोन को सेक्रीट करना है तो मैं कर रहा हूं। तुम चाहो तो जाकर के हाइपोथैलेमस को मना कर सकते हो, साहब को मना कर दो कि भैया रिलीजिंग हार्मोन ना निकाले तो मैं भी टीएसएच के सेक्रीशन को रोक दूंगा। यानी कि अब T3 T4 हार्मोन्स कहां जाएंगे, वो जाएंगे हार्मोन्स के पास, सबसे ऊंचे अधिकारी के पास कि ए थोड़ी अकल रखो यार, तुम ब्रेन में हो ना तो तुम अकल रखो ना, थोड़ी ओवर सेक्रीशन हो रहा है हमारा, बस करो। तो हाइपोथैलेमस के पास क्या सिग्नल पहुंचा कि टीएसएच आरएच निकालना बंद करो, ताकि यहां से टीएसएच निकलना बंद हो, ताकि थायराइड ग्लैंड का जो स्टिमुलेशन है वो बंद हो, ताकि T3 T4 हार्मोन्स का जो सेक्रीशन है वो रुक जाए। यानी कि जो सिग्नल पहुंचा है बेटा, जो फीडबैक पहुंचा है हाइपोथैलेमस के पास, उससे हो क्या रहा है, अल्टीमेटली थायराइड हार्मोन्स का जो सेक्रीशन है, अरे वो रुक रहा है कि नहीं रुक रहा, इनहिबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको क्या बोलोगे, नेगेटिव फीडबैक ही तो बोलोगे ना। अब समझ में आया नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि भैया एक ऐसा फीडबैक जिससे कि परफॉर्मेंस ही रुक जाए, जो भी सेक्रीशन हो रहा है वही के वही रुक जाए। तो बॉडी में चलो ठीक है, टीएसएच आया, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हुई, यहां से थायराइड हार्मोन्स निकले जो टारगेट साइट तक वहां तक पहुंच गए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन अब हो क्या रहा है बेटा, ये ग्लैंड स्टिमुलेट होती जा रही है, यानी कि T3 T4 हार्मोन्स जो है बेटा वो सेक्रेट होते ही जा रहे हैं। अब उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी में वो बढ़ता जा रहा है, तो वो बोलेंगे कि भैया या क्या है यार, बस करो ना यार। तो ग्लैंड बोलेगी कि भैया टीएसएच को रोको, टीएसएच बोलेगा कि मैं तो मैसेंजर हूँ, दम हो तो एंटीरियर लोब को जाके मना करो। एंटीरियर लोब बोलता है कि भैया मुझे नहीं, साहब को मना करो, जब साहब मुझे सिग्नल देना बंद करेंगे तो मैं भी टीएसएच को निकालना बंद कर दूंगा। यानी कि ऐसा सिग्नल गया है, ऐसा फीडबैक गया हाइपोथैलेमस के पास, जिससे कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है बेटा ये अल्टीमेटली रुक रहा है, कुछ टाइम के लिए रुक रहा है, इनहिबिट हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब फीडबैक यदि नेगेटिव होता है तो बेटा पॉजिटिव भी होता है, और पॉजिटिव फीडबैक तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था। कैसे, याद करो, मैंने आपको बताया था कि एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, फुल टर्म प्रेगनेंसी है, बच्चे का बाहर निकलने का समय आ गया है। अब बच्चा नेचुरली बाहर कैसे निकलता है, जब यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स में विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बेटा, जिनको अपन देसी भाषा में लेबर पेन्स बोलते हैं, उन लेबर पेन्स के थ्रू, उन विगरस कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू बेबी जो है माँ के यूट्रस से, बॉडी से बाहर निकल करके आता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में आकर के स्टोर हो जाता है ना। हाइपोथैलेमस से आया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कहां, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के पास। ठीक है, यहां से ये कहां जाएगा, ये भाई पोस्टीरियर लोब उसको स्टोर करके रखता है, और जब वो देख लेता है कि भैया बच्चा पैदा होने की बारी आ रही है तो ये इसको निकाल देता है। यानी कि अब ये ऑक्सीटोसिन कहां जाएगा, ये जाएगा यूट्रस के लेवल पर, और वहां जाकर के क्या करेगा, यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स में विगरस कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो स्टिमुलेट कर देगा। अब यहां तक का आपको तो पता है। अब क्या होता है, अब होता यह है बेटा कि जैसे ही यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स के पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, मस्कुलर वॉल्स के पास जैसे ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है, मस्कुलर वॉल्स में बेटा यूट्रस की विगरस मतलब कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो यूट्रस बोलता है कि यार ये तो अच्छी बात हो गई, यूट्रस बोलता है कि यार ये तो अच्छी बात हो गई, मैं तो खुद चाह रहा था कि किसी तरीके से ये जो बच्चा पल रहा है 9 महीने तक ये बाहर निकले, बाहर कैसे निकले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर मस्कुलर वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे ना तो बच्चा अपने आप क्या होगा, परेशान होकर के बाहर निकल जाएगा। यानी कि अब यूट्रस वापस से बोलता है हाइपोथैलेमस को कि ए हाइपोथैलेमस एक काम करो ना यार, और ऑक्सीटोसिन निकालो। हाइपोथैलेमस बोलता है पक्का,
तुम पलट तो नहीं जाओगे? तो यूट्रस बोलता है अरे नहीं पगले, तुम्हारे यहाँ से जो हार्मोन आया है ऑक्सीटोसिन, उसके कारण हमारी मस्कुलर वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गए, और अगर तो ये कॉन्ट्रैक्शंस और बढ़े तो डिलीवरी हो सकती है, बच्चा बाहर आ सकता है। तो हाइपोथैलेमस बोलता है कि ठीक है बेटा, मैं और क्या करता हूँ, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता हूँ। तो बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है और यूट्रस की मस्कुलर वॉल्स में और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस आकर के स्टिमुलेट कर देता है। तो इसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव फीडबैक बोलोगे कि नहीं बोलोगे बेटा? इसको पॉजिटिव फीडबैक बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी तारीफ करने से जो डांसर है वो एक की बजाय अब 2 घंटे नाच रहा है। तो यहां पर भी तो यही हुआ कि यूट्रस ने जाकर के हाइपोथैलेमस की तारीफ कर दी कि वाह हाइपोथैलेमस, तुमने क्या हार्मोन निकाला है यार, मजे आ गई, कॉन्ट्रैक्शन जो है शुरू हो गए, बच्चा बाहर आ सकता है, बच्चा पैदा हो सकता है, और करो और करो। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बना के देगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड भी और भी ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बना के भेजेगी कहाँ? यूट्रस के लेवल तक। जितने ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होंगे बेटा यूट्रस में, उतना ही ज्यादा सिग्नल मिलेगा हाइपोथैलेमस को कि तुम और क्या करो, ऑक्सीटोसिन निकालो, ताकि और विगरस कॉन्ट्रैक्शंस हो और बच्चा बाहर आए। दैट इज फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कि ऐसा फीडबैक जिससे कि किसी हार्मोन के सेक्रीशन को और क्या बोलते हैं उसको, बढ़ावा मिले, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? चल, यही था बेटा। अब आज अपन रीड कर लेते हैं। इन रिस्पॉन्स टू सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस अ TSH रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, आप इसको TSH कर देना, TSH रिलीजिंग हार्मोन। The later then stimulates the anterior lobe of the pituitary gland to secrete TSH. TSH क्या करेगा? जाकर के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन्स सेक्रेट करने के लिए। ठीक है, if thyroxine is in excess in the blood, it exerts a negative feedback effect on the hypothalamus and the anterior lobe of the pituitary gland, which then secrete less releaser hormone and thyroid stimulating hormone respectively. A rise in the level of TSH in the blood may also exert negative feedback effect on the hypothalamus and retard the secretion of वही TSH-RH कि लेवल अगर बढ़ जाता है TSH का या थायराइड हॉर्मोन्स का हमारे ब्लड में, तो एक नेगेटिव फीडबैक मिलता है हाइपोथैलेमस को कि बेटा TSH-RH निकालना बंद करो। दिस रिस्टोर्स द नॉर्मल बॉडी ब्लड थायरोक्सिन लेवल. If blood thyroxine level falls below normal, negative feedback effect on the hypothalamus and the anterior lobe of pituitary disappears. और जैसे ही ब्लड में फिर T3 T4 हार्मोन्स की कमी आने लग जाएगी तो नेगेटिव फीडबैक जो हाइपोथैलेमस को मिल रहा था वो रुक जाएगा. दोबारा से क्या होगा, हाइपोथैलेमस से TSH आएगा, TSH-RH आएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH आएगा जो कि आकर के इसको स्टिमुलेट करेगा. फिर से क्या होगा, T3 T4 हार्मोन्स निकलेंगे. ठीक है. ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टासिस ऐसे ही होता है कि व्हेन वी eat a carbohydrate rich meal, blood sugar level is increased. It stimulates pancreas gland to secrete insulin. The later stimulate cells to take up extra glucose, which is either utilized or is stored in the form of glycogen. In this way, blood glucose level क्या होता है, is brought back to the normal. अगर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से भी कम चला गया बेटा तो इंसुलिन का सिक्रेशन जो है पैंक्रियास से कम हो जाएगा. दिस चेक्स फर्दर फॉल इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. इन दिस मैनर इंसुलिन मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टासिस. पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि बायोकेमिकल सब्सटेंस का जो सेक्रीशन है, मतलब हार्मोन का जो सेक्रीशन है वो बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑन द ऑनसेट ऑफ लेबर पेन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन फीमेल बिफोर चाइल्ड बर्थ, uterine contraction stimulates from the posterior lobe of the pituitary gland. The later intensifies the uterine contractions. The contractions further stimulate the production of oxytocin. The cycle of increase stops suddenly after birth of the baby. आई बात समझ में? चलो अब हार्मोन्स के बारे में बिल्कुल 2 मिनट की बात अपन बात कर लेते हैं. हार्मोन्स आर इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स. क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स ही होते हैं बेटा, केमिकल सब्सटेंसेज ही होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं in the specific part of the body in response to changes in external या internal environment. ये केमिकल मैसेंजर जो है ब्लड के थ्रू मतलब ट्रैवल करते हैं, जाते हैं बॉडी के अनदर पार्ट तक, वेयर दे स्टिमुलेट या इनहिबिट स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस फॉर द गुड ऑफ द बॉडी एज अ होल. Thus hormones are chemical messengers secreted by endocrine glands that regulate the biological processes in the living organisms. अब इनका रिकॉग्निशन, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्लड में तो तमाम तरह के हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हर हार्मोन
जैसे कि TSH सॉरी TSH नहीं है, हाँ चलो TSH हार्मोन है, ठीक है। TSH बेटा कहाँ जाकर के काम करेगा, थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। लेकिन ब्लड में जो TSH है वो तो डिफरेंट दूसरे भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ओवरीज हैं, टेस्टिस हैं, ठीक है, उनको जाकर के स्टिमुलेट क्यों नहीं करता? क्योंकि TSH जो हार्मोन है उसको रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं बेटा वो सिर्फ कहाँ होते हैं, थायराइड ग्लैंड में ही बैठे होते हैं। तो सिर्फ वहीं पर वो स्टिमुलेट कर पाएगा चीजों को, ग्लैंड को, बाकी किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर वो अपना स्टिमुलेशन जो है नहीं कर सकता। So the cells of the endocrine glands release hormones in the bloodstream. The blood carries them from site to the production to the site of the action. These hormones act on specific organs जिनको अपन कहते हैं क्या, target organs. The blood contains all the hormones but the cells of a target organ picks up the required hormone only and ignore all other hormones. जैसे कि थायराइड ग्लैंड के पास बेटा इंसुलिन हार्मोन भी आया, ग्लूकागॉन भी आ गया, ठीक है, ACTH भी आ गया और TSH भी आ गया, लेकिन वो सिर्फ क्या करेगा, TSH को ही रिसीव करेगा, बाकी को वो इग्नोर कर देगा। अब क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, हार्मोन्स जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ये डायरेक्टली हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ना पोर कर दिए जाते हैं। स्पेसिफिक सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स पे ही काम करते हैं जिनको अपन टारगेट साइट बोलते हैं। दे फंक्शंस एज अ केमिकल मैसेंजर्स और इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स दैट ट्रिगर केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द टारगेट सेल्स। इनका जो सेक्रीशन है वो कैसे रेगुलेट होता है, बाय फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया। सिंस हार्मोन्स रीच द टारगेट साइट्स थ्रू द ब्लड, देयर इफेक्ट अपीयर्स आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, क्योंकि ब्लड के थ्रू बेटा ये ट्रैवल करते हुए अपने टारगेट साइट तक पहुंचते हैं, वहां पर अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो कंपेरेटिवली इसमें थोड़ा सा लंबा समय लग जाता है बस। दे आर स्लो एक्टिंग विद द एक्सेप्शन ऑफ एड्रेनलिन। दे आर नेवर स्टोर्ड इन द बॉडी, कभी भी बॉडी में ऐसा स्टोर नहीं होंगे, एक्सेप्शन है बेटा थायरॉक्सिन यहाँ पर, ठीक है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ही ये बॉडी में रिलीज होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी और एक्सेस दोनों ही हमारे लिए दिक्कत की बात है, डिसऑर्डर्स जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेटा आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम सीधे बात करेंगे प्लांट्स में कैसे होता है कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।